नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। यमुना का लेवल नीचे जा रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन जो पानी पहले से आ चुका है वो कहीं जा नहीं रहा है। जब यमुना का पानी और नीचे आएगा तब दिल्ली के नालों में प्रवाह सही हो पाएगा। अभी जो पानी जमा है उसको मोटर से निकाला जा रहा है। फिर भी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी जस का तस है। मुश्किल ये नहीं है, 4 दिन तक दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट है। अब जो बारिश होगी उसका पानी कहां जाएगा? सच पूछे तो इसका कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जहां है वो सही से चल नहीं रहा है। 1957 का ड्रेनेज सिस्टम अभी तक चल रहा है, जो 30 लाख आबादी को देखकर बनाया गया था। अब दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम वही है, दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम फेल होता रहता है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, ये सबको पता है, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया है। ये तो एक वजह है, दिल्ली से पानी क्यों नहीं निकल रहा है। वजह कई है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर समझ में आएगा कि दिल्ली डूबी क्यों और दिल्ली से सैलाब का पानी निकल क्यों नहीं रहा है। 4 दिन हो गए हैं। 2 दिन से यमुना का पानी भी उतरने लगा है, लेकिन 40 जगह पर बावजूद इसके 4-4 फीट पानी जमा है। हैरानी की बात यह है कि यह देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली में करीब ऐसे 40 इलाके हैं जहां पानी कम नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है। हाँ, इसको लेकर पॉलिटिक्स बहुत फास्ट है। 2 दिन से ब्लेम गेम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अभी तक क्या हुआ था कि यमुना ऊंची हो गई थी, उसकी ड्रेन नीची हो गई थी, तो निकासी यमुना में नहीं हो सकती क्योंकि यमुना खुद ऊंची है। अब यमुना जैसे ही उसके नीचे हो जाएगी तो निकासी हो जाएगी। मैं अभी होके आया था ITO, वहाँ पे 5 पंप्स लगे हुए हैं ट्रैक्टर पे, 35-35 हॉर्स पावर के। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से निकालें, बट क्या है क्योंकि जब तक यमुना का लेवल लो नहीं होगा तब तक वो पूरा निकलेगा नहीं पानी। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गुड़गांव है, पूरा डूबा हुआ है। वहाँ पे हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ पे योगी जी की सरकार है, वो तो पूरा ही डूबा हुआ है। हमें संतोष है कि हमसे उनसे बहुत बेहतर हैं। हमने शुरू की थी, वो बात शुरू की थी कि कम पानी आने पर दिल्ली में बाढ़ आई है। इससे अधिक पानी पहले आ चुका है और उस पानी के बावजूद बाढ़ नहीं आई। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसेंटिंग ना होना, और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाए देना जाना। इनकी सियासत में पिस दिल्ली वाला रहा है। मुश्किल यही नहीं है, अगले 4 दिन तक दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है। अभी तक तो ये बाढ़ का पानी नहीं निकाल पाए हैं। मोटर लगा लगा कर पानी निकाला जा रहा है। अब अगर इन 4 दिनों में बारिश हो गई तो क्या होगा? यमुना पहले से ओवरफ्लो चल रही है। अगर बारिश हो गई तो बारिश का पानी कहां जाएगा? दिल्ली का पानी निकल क्यों नहीं रहा है? क्या पानी जमा होने के पीछे खराब ड्रेनेज सिस्टम है? क्या दिल्ली को डुबाने के पीछे लापरवाह सरकारी सिस्टम है? या फिर पॉलिटिक्स ने दिल्ली को डुबा दिया है? सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। दिल्ली की बदहाली की तस्वीर देखकर आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली 7 दिनों से डूबी है, उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। पानी निकालने की, पानी न घुसने देने की किन की जिम्मेदारियां होती हैं? दिल्ली के इस हाल के कितने गुनहगार हैं? दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम के साथ 11 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। इरिगेशन, फ्लड, PWD, DDA, ट्रैफिक पुलिस, MCD, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट और अर्बन डेवलपमेंट। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। इस वक्त जो लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सभी राजनीति के बजाय काम पर ध्यान देते तो दिल्ली का हाल ये नहीं होता। और यही सच है। हालात कितने बदतर हैं, सबसे पहले यमुना बाजार लेकर चलते हैं। तस्वीर देखिए, फिर समझ में आएगा कि देश की राजधानी को लापरवाह सिस्टम ने कैसे डूबने के लिए मजबूर कर दिया। यमुना बाजार
वो इलाका जहां अगर हल्की बारिश भी हो तो भी पानी भर जाता है, लेकिन जब इस बार यमुना का जलस्तर बढ़ा तो ये इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और इस इलाके में छतों तक पानी पहुंच गया, यानी फर्स्ट फ्लोर की पूरी दीवारों तक पानी पहुंच गया और यहां से इस पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं रही। अब जब यमुना का जलस्तर घट रहा है तो पानी का स्तर घटा है, लेकिन आज इस इलाके के जलमग्न हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं और अभी भी इस इलाके में नॉर्मलसी नहीं लौटी है। आप दूर तक जहां तक निगाह डालेंगे ये पूरा इलाका आपको जलमग्न नजर आएगा। कारण इसके दो हैं, एक तो ये इलाका निचला पड़ता है और दूसरा यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है कि पानी यहाँ से निकासी करके कहीं जा सके, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है और अभी भी यही कारण है कि यहाँ पर इतना पानी है कि लोगों की कमर तक पानी आ रहा है। अगर आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे तो वहां से वो शख्स गुजरता हुआ जा रहा है और कमर तक पानी आ रहा है। ये हालत यहाँ पर पिछले 6 दिनों से है और 6 दिनों से कोई भी बदलाव इस इलाके में नहीं आया है और ना ही यहाँ पर कोई सूरत हाल बदलता आगे दिख रहा है। 6-7 दिन हो गए हैं। अब इस पानी में लार्वा पैदा होंगे, बीमारियां होंगी, डेंगू, मलेरिया, सब बीमारियां आएंगी, नई आफत लाएगी। पॉलिटिक्स की नई सीरीज एक और शुरू हो जाएगी। अगर ये पानी जल्द नहीं उतरा तो दिल्ली का नई मुसीबत में जाना तय है। हालात कितने खराब हैं उसका एक सैंपल ये है। ITO से नोएडा जाने वाली सड़क है ये, और पानी निकल क्यों नहीं पा रहा है आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से हालात लगातार खराब हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिनों से स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है क्योंकि यमुना का जलस्तर कम हुआ है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां से पानी की निकासी लगभग हो चुकी है या फिर कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां से पानी की निकासी धीरे धीरे हो रही है। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां से पानी अभी भी निकल नहीं पा रहा है। और ये ITO का एरिया है। ITO वो रोड है जहां से आप दिल्ली से नोएडा जाते हैं, आप गाजियाबाद जाते हैं, इसके अलावा आप नोएडा से अगर दिल्ली की तरफ आते हैं तो यही वो मेन रोड है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। कई सरकारी दफ्तर इस तरफ है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, लेकिन उसके बाहर ही इस तरीके से पानी भरा हुआ है और पानी भी अलग अलग जगह पर कुछ कुछ फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि कल से स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। कल ITO पर जो पानी था यहाँ पर ट्रैफिक लंबी कतार लग गई थी ट्रैफिक की। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की गाड़ियां खराब हुई थी, खासतौर पर दोपहिया वाहन काफी खराब हो गए थे। लेकिन अभी स्थिति आज थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी ये पानी निकल नहीं पा रहा है। दरअसल अलग अलग जगह पर पंप लगाकर पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अभी इतना साफ नहीं हो पाया है कि पानी आराम से निकल पाए। दरअसल ये देखिए, एक बाइक यहाँ से निकल रही थी, बाइक को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी में कहाँ गड्ढा है ये पता भी नहीं चलता है और बाइक वहीं पर गड्ढे में चली गई। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 70 से 80 mm बारिश ही झेलने लायक है। दिल्ली के 46% हिस्से में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इन इलाकों में करीब 45 लाख लोग रहते हैं। बरसाती नालों के जरिए बहने वाले पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं बनी है। यमुना को गहरा नहीं किया जा रहा है। लगातार गंदगी से नाले पट रहे हैं। दिल्ली की सीवरेज और पाइपलाइन मजबूत नहीं है। अधिकतर पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है जो जल्दी डैमेज हो जाती है। यमुना के रिवर बैंड पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1957 में जब तैयार किया गया था तब यहाँ की आबादी महज 30 लाख थी। आज ये आबादी 2 करोड़ से अधिक पहुंच गई है, जबकि ड्रेनेज सिस्टम अब भी वही है। लोग नालों में मलबा डाल देते हैं और उसे उठाने वाला कोई होता नहीं है। पानी का निकास ही नहीं हो पाता। कई जगहों पर बड़े बड़े नालों को वेस्टलैंड समझकर प्लॉट काट दिया जाता है। इन पर अनाधिकृत काम होते हैं, पार्किंग तक बना दिए जाते हैं। बोर्ड की सियासत, पॉलिटिकल ब्लेमबाजी और लापरवाह सिस्टम दिल्ली को डुबा रहा है, जिसका सबसे सटीक सैंपल यमुना खादर से आया है। मयूर विहार के पास यमुना खादर का जो इलाका है वहां पर पानी अब कहीं ना कहीं उसका वाटर लेवल जो है वो कम हुआ है। आप देखिए पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है वो अभी भी जो है लोगों के घरों में भरा हुआ है। हालांकि लोग जो है अपने घर खाली करके यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे तो 3 दिन 4 दिन हो गए। पानी कुछ कम भी हुआ है। रोड पे से तो कम हो गए मगर इधर कम हुए। पानी सूखी नहीं है, अब क्या पता बता रहे हैं और छोड़ा जाएगा पानी, सामान और निकाल रहे हैं हम लोग। ये इसका निकास नहीं है ना पानी का कहीं भी। ये पानी जो है ये एक जगह टिक गया तो टिक ही गया, इसका कहीं निकास नहीं है और ये जमीन धीरे धीरे पिएगी तो जब ये पानी खत्म होगा। अंदर नाली का ड्रेनेज का कोई सिस्टम, नाली सिस्टम कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट ने कोई ये सुविधा दे ही नहीं रखी, खड़ंजे की या नाली की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा।
हाँ, ये जमुना का इलाका है ना। ये कोई पर्सनल नहीं है, लोगों ने जो खरीद के बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। पीछे से तो छूटेगा और कल बारिश भी हुई है यहाँ पे शास्त्री पार्क के पास में, तो उसकी वजह से थोड़ा और भी बढ़ गया है पानी। शास्त्री पार्क में बारिश हुई है 2 बार, बहुत तेज बारिश हुई है और कह रहे हैं पीछे से भी छूटेगा पानी, तो अभी और खतरा है थोड़ा। दिल्ली के मयूरगढ़ से सटा यमुना खादरा का इलाका, जहां पर पिछले 7 दिनों से पानी जमा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जस का तस है। उसका मुख्य कारण ये कि यहाँ पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, लेकिन ना लाइट की व्यवस्था है और ना ही नालियों की व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने की है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है कहा जाता है कि अनऑथराइज है, इसलिए यहाँ पर किस तरह की कोई सुविधा जो है वो नहीं दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे जो है घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी है लोगों का। सामने एक तनिष्क नर्सरी करके एक आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, यानी कि ये इलाका नर्सरी का इलाका था जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 7 दिनों से पानी यहीं का यहीं रुका हुआ है, पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुख्य कारण ये कि पानी स्टैटिक है, पानी के लिए आगे का कोई रास्ता नहीं बना हुआ। पानी अगर रुकेगा तो यहीं कहीं रुक जाएगा, न नाली की व्यवस्था है। अब जब हालात बिगड़ गए तो ब्लेम गेम चल रहा है। जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, खट्टर सरकार की भी है, 11 डिपार्टमेंट की भी है। अगर सफाई दिल्ली सरकार करा रही थी, मगर सफाई दिखानी थी तो एलजी साहब कह रहे थे मैं करा रहा हूँ। आज सफाई में कमी निकल गई तो एलजी साहब और बीजेपी कहने लगी नहीं ये अरविंद केजरीवाल का काम है। भाई आप तय तो कर लीजिए काम किसका। और यही समस्या है दिल्ली के अंदर, सारी पावर एलजी साहब के पास। कोई अच्छा काम हो तो वो एलजी साहब उसका क्रेडिट लेंगे, और कोई चीज़ के अंदर कमी निकल जाए बिना पावर के भी वो जो है वो चुनी हुई सरकार उसका जवाब दे। डिबेट पे चुनी हुई सरकार के मंत्री जाएं, जो है सवालों का जवाब जो है चुनी हुई सरकार के मंत्री दें। अखबारों के अंदर बदनामी हो तो चुनी हुई सरकार की हो, मगर सारी पावर हो वो एलजी साहब की और केंद्र की हो। यही तो जो है समस्या है दिल्ली की। लेकिन सियासत के चक्कर में सारे विभाग भी ऊपर से ऑर्डर का इंतजार करते रहे। तब तक बारिश और यमुना के पानी ने सबकी पोल खोल दी। पिछले 4 दिनों से लबालब पानी भरा हुआ है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो स्थिति सुधरी नहीं है, जलस्तर कम हुआ है। इस वक्त यहाँ पर 10 पंप लगाए गए हैं जो कि यहाँ से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरी रिंग रोड ब्लॉक पड़ी है। यहाँ पर पानी शांतिवन की तरफ से आया, जहाँ पर ड्रेनेज ब्लॉक हुई और उसकी वजह से सारा का सारा पानी आकर राजघाट में भर गया। राजघाट का हिस्सा निचला है, इसलिए यहाँ पर पानी आराम से जमा हो गया और उसके बाद जो अंदर पंप्स लगे हुए थे वो भी डूब गए। पहले से पता था कि पानी आने वाला है, लेकिन कोई तैयारी एनडीएमसी की तरफ से नहीं की गई और इसी का ये रिजल्ट हुआ कि यहाँ पर पानी अभी तक भरा हुआ है और अभी तक राजघाट खुला नहीं है। ये पूरा इलाका 4 दिन बाद भी खुल नहीं पाया है। केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है तो सवाल इनसे है कि जब बाढ़ नियंत्रण की मीटिंग में बुलाया जा रहा था तब शामिल क्यों नहीं हो रहे थे। कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण और तैयारी के लिए बनी सर्वोच्च समिति की पिछले 2 वर्षों से कभी बैठक ही नहीं हुई। इस बैठक में दिल्ली सरकार, भारत सरकार, सेना और केंद्रीय जल आयोग CWC समेत विभिन्न एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनता है। जून के अंत तक सीनियर कमेटी की अहम बैठक होनी चाहिए और बाढ़ नियंत्रण का आदेश जारी करना चाहिए। हैरानी की बात है कि बैठक के बिना और पूर्व तैयारी के बाढ़ नियंत्रण का आदेश जारी कर दिया गया। इनकी जिम्मेदारी होती है कि बाढ़ या जल निकासी और इससे जुड़ी समस्याओं के लिए प्लानिंग करने की, लेकिन ये हुआ नहीं। इसीलिए बीजेपी की सीनियर लीडरशिप आज पूरी तैयारी के साथ आई, केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर यमुना दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च हो गया? 2022 से एपेक्स कंट्रोल बॉडी जो फ्लड कंट्रोल बॉडी है उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने मीटिंग मांगी। इन्होंने जब मीटिंग मांगी तो वो मीटिंग 19 तारीख के लिए, जब ये मीटिंग के कागज मूव किए गए 21 तारीख के लिए रखी गई, तो अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में बैठे थे। 19 तारीख को वो राजस्थान में थे और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है। फ्लड तो आने जाने वाली बात है और मैं तो ठहरा दिल्ली का मालिक, बाकी जिनका काम है वो अपना काम करेंगे। तो डीएम ईस्ट की जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी उसमें अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए।
फिर 21 की तारीख सजेस्ट की गई और 21 तारीख की जो मीटिंग मैंडेटरली कन्वीन होनी चाहिए थी लास्ट वीक ऑफ जून में, उसमें भी ये अनुपस्थित थे और फाइल को सबमिट किया गया रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी मरलेना जी के द्वारा। उस के को ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। सच्चाई तो यह है कि बस टोपी पहनाने का काम चल रहा है, इसकी गलती उसकी गलती, लेकिन इनके चक्कर में मुश्किल दिल्ली वालों की बढ़ रही है। और इधर दिल्ली में एक मीटिंग हुई है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट का फॉर्मूला फिट कर लिया। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी, उन सीटों पर 24 में किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर अवध की सभी सीटों का गुणा गणित बना लिया है। पूर्वांचल और अवध में मिलाकर कुल 49 सीटें हैं। बीजेपी ने सभी 49 सीटों का समीकरण तैयार कर लिया है। बुंदेलखंड की सभी 4 सीटों को बीजेपी ने 2014 और 2019 में भी जीता था। 24 में भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि बुंदेलखंड उसका भरपूर साथ देगा। अब सवाल है पश्चिम के 27 सीटों का। दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में पश्चिम का भी प्लान बन गया है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है बीजेपी का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास 6 विधायक हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास कोई सांसद नहीं है और ना ही कभी थे। सवाल यही है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर आखिर गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में राजभर क्या है और क्यों बड़ी सियासी पार्टियों को उनकी जरूरत है, उसे गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट से समझ सकते हैं, जो उन्होंने खुद राजभर के एनडीए में शामिल होने की घोषणा की। ओम प्रकाश राजभर ने भी क्लियर कर दिया कि अब वो विपक्ष के साथ नहीं बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के साथ हैं। हमने देखा कि ये लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमने लोग मतलब विपक्ष के लोग, जैसा मैं आप लोगों के बीच में कहता था ना कि फला पार्टी इकट्ठा हो तो एक मजबूती आ सकती है, उसमें हम जा सकते हैं। तो ये लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं हुए। इस नाते फिर हमने दिल्ली बात की। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर 14 तारीख को बात हुई माननीय गृह मंत्री जी से, और लड़ाई के संबंध में तमाम बिंदुओं पर बात हुई। एक क्लियर कट बात यह हुई कि एनडीए में शामिल होने की, तो उसकी पुष्टि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ट्वीट करके और बताया भी कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल, इनके शामिल होने से बड़ी ताकत एनडीए को मिलेगी, ये उन्होंने भी कहा है। और जो सवाल आप लोगों के जहन में था, उस सवाल पे विराम लगा दिया कि एनडीए में हम शामिल हो। 2017 से पहले ओम प्रकाश राजभर की चर्चा इतनी नहीं होती थी। यूपी में राजभर वोट की बात भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन 2017 के बाद काफी कुछ बदल गया है। यूपी में वैसे तो 4% राजभर वोट हैं, लेकिन पूर्वांचल में इनकी ताकत अच्छी खासी है। यूपी में अवध और पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर्स काफी मायने रखते हैं, जहां इनकी संख्या करीब 18% तक है, जिसमें फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, भदोही और वाराणसी सीटों पर राजभर वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। यही वजह है कि 24 के चुनाव में बीजेपी ने राजभर को अपने साथ ले लिया। इससे बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दोनों की विन विन सिचुएशन है। बीजेपी को जहां पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक मिलेगा, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी अपनी सियासी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। 2019 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाराज थे। 2019 का चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा था। यूपी की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हर सीट पर करीब 20 से 70 हजार के करीब वोट पाया था। मतलब राजभर की पार्टी के साथ उनका कोर वोट बैंक रहा। ये जानते हुए कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 2019 की लड़ाई में कहीं है ही नहीं। अब ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ 24 का चुनाव लड़ेंगे, तो ओम प्रकाश राजभर के वोटर्स के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश रहेगा।
उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मायावती भी एकला चलो की नीति पर चल रही है। कांग्रेस का भी यूपी में अभी फिलहाल किसी के साथ गठबंधन नहीं है। अखिलेश के भी गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं। अब उनके साथ जयंत चौधरी ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि देश में इस वक्त लड़ाई बैकवर्ड वोट की चल रही है, जो देश में करीब 41% से 51% तक है। उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई पिछले वोट बैंक पर ही टिकी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के साथ 3 बड़े पिछड़े नेता हैं। अनुप्रिया पटेल, जो कुर्मी समाज से आती हैं। यूपी में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट कुर्मी के, जो करीब 5 से 6% के करीब है। यूपी के करीब 16 जिलों में कुर्मी आबादी 12% के आसपास है, जो अनुप्रिया पटेल के साथ साथ बीजेपी को भी मजबूती देता है। उत्तर प्रदेश में राजभर आबादी करीब 4% है, लेकिन पूर्वी यूपी के करीब 16 जिलों में यह आबादी करीब 18% के आसपास हो जाती है। राजभर भी बीजेपी के साथ है। यूपी में निषाद वोटर्स भी करीब 4% के आसपास है, लेकिन पूर्वी यूपी और प्रयागराज के आसपास के इलाकों की बात करें तो यूपी के करीब 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी बीजेपी के साथ हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर अगर बड़े ओबीसी नेता की बात करें तो वो है जयंत चौधरी, जो जाट समुदाय से आते हैं। वो फिलहाल अखिलेश के गठबंधन में है, लेकिन दावा किया जा रहा है जयंत भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा संकेत दे रहे हैं। जब अखिलेश जी अड़े हुए हैं कि हम मायावती जी से करेंगे नहीं, कांग्रेस से करेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर से करेंगे नहीं, तो करेंगे किससे? केसीआर से करके कई वोट पाएंगे? ममता जी से वोट करके यूपी में कई वोट पाएंगे? लालू जी से पार्टी से गठबंधन करके यहाँ कई वोट पाएंगे? यहाँ तो वोट जयंत जी के पास, मायावती जी के पास और राजभर जी की, ये तीनों वोट इकट्ठा होता तो एक लड़ाई बनती। लेकिन ये वोट अब तो चला गया दूसरी ओर। तीनों का चला गया, मायावती तीनों की बात नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। देखिए, जब एक जाता है ना तो उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। कौन कौन आपके पीछे है? मायावती जी? नहीं, मायावती जी एक बड़ी पार्टी है, अब उनके विषय में नहीं कुछ कह सकते। हम अपनी बात कर रहे हैं। कुछ साथियों को लेके हम जाते रहते हैं। अच्छा, तो वो साथी कौन कौन है? कुछ इशारा? जयंत चौधरी भी शामिल है उसमें? नहीं, आपके चैनल पे चला ना, धैर्य रखिए थोड़ा। लेकिन जयंत चौधरी से आपकी मुलाकात हुई इधर हाल के दिनों में? आप समय आने दीजिए तो बताएंगे। बस ये बता दीजिए, मुलाकात हुई क्या? उनसे कुछ बात हुई आपकी? भाई अब बताएंगे, आपके स्क्रीन पर ले आएंगे उनको भी। अच्छा, अपने साथ जयंत चौधरी को भी लाएंगे 18 के पहले या 18 के बाद? 18 के बाद। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि ये पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ होंगे। राजभर की ताकत क्या है, इसे समझिए। राजभर पिछड़े वर्ग से आते हैं, बोलने और भाषण देने में भी माहिर हैं। अपनी भाषा शैली से अपने वोटर्स से सीधे कनेक्ट कर लेते हैं। राजभर जब मंच से पिछड़ों की बात करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, तो वो बात उनके वर्ग के लोगों तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में पहली बार एक साथ 3 बड़े क्षेत्रीय दल होंगे, जिनका अपने अपने इलाके में अपना एक कोर वोट बैंक है। ये सभी नेता पिछड़े वर्ग से आते हैं। यूपी में अखिलेश यादव एनडीए के मुकाबले पीडीए का समीकरण फिट कर रहे हैं। पहले अखिलेश का पीडीए क्या है उसे समझ लीजिए। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इसे वोट के लिहाज से समझे तो पिछड़ा करीब 40% है, दलित करीब 20% है, मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक करीब 20% है। कुल मिला दिया जाए तो करीब 80% हो रहा है। इसी समीकरण के जरिए अखिलेश यादव 24 में यूपी में बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 80% वोट अखिलेश यादव को मिल सकता है? अगर 80% वोट अखिलेश को मिल जाए तो अखिलेश जो दावा कर रहे हैं कि यूपी की 80 सीटें जीतेंगे, वो मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये होगा? 14 और 19 के चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ। अब अखिलेश के पीडीए समीकरण को समझिए। पी यानी पिछड़ा जो 40% है, उसमें करीब 10% यादव वोट है, जो अखिलेश का कोर वोट है। लेकिन बाकी 30% वोट में ज्यादातर वोट इस वक्त बीजेपी के खेमे में है। डी यानी दलित जो करीब 20% है, उसमें 10% वोट जाटव है, जो मायावती का कोर वोट है। बाकी 10% वोट में ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बीजेपी के पास है। ए यानी अल्पसंख्यक है। यही वो वोट है जो अखिलेश के खेमे में ज्यादातर है, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था। लेकिन इस पर भी बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। तो पीडीए से इतना डर गए हैं, विपक्षी एकता से इतने परेशान हो गए हैं, जो आप
अकेले चढ़ने का दम्भ भरा करते थे, अब आप जा जा के सबसे न्योरे कर रहे हो, भैया आ जाओ हमारे पास। जो लोग आपको गाली दे रहे थे, पानी पी पी के गाली दे रहे थे, वो गाली भी भूल गए, वो अब आपको फूल बरसाने जैसे लग रहे हैं। आओ भैया, क्योंकि किसी तरह से सत्ता चाहिए, सत्ता की कीमत को, सत्ता पे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अभी तो देखिएगा आप आगे आगे ये कैसे कैसे लोगों को भी अभी कोशिश करेंगे, आप देखे रहिएगा। जिनको ये कहते थे इन पे अपराध, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, 10-10 दिन पहले तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, गारंटी दे रहे थे, उसके बाद उन्हीं को बुलाते हैं राजभवन, राज तिलक कर देते हैं। आपका राज तिलक हो गया, अब आप पाक साफ हो गए, आप मंत्री हैं। भ्रष्टाचार का आरोप आज से बंद, नेता बोलना बंद। अब आप दौड़िए गाड़ी लेके और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 2024 में आपको मुझे जिताना है। इसी तरह से आप यहां उत्तर प्रदेश की बात अभी जो कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो लोग इनको गाली दे रहे थे, आज उनको कहीं कोई जगह नहीं है, वो हर जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश भौगोलिक और जातीय आधार पर काफी बटा हुआ स्टेट है। हर जाति का अपना एक अलग लीडर है। अखिलेश और जयंत को छोड़कर बाकी सभी पिछड़ी जातियों की स्थापित पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। जयंत चौधरी कब तक अखिलेश के साथ हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओम प्रकाश राजभर से पहले पूर्वांचल में पिछड़ी जाति से आने वाले एक और नेता ने अमित शाह से मुलाकात की। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है कि उनकी अपनी खुद की पार्टी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 80 सीट जीत लेंगे। नाम दिया है पीडीए। दारा चौहान जाति गई, ओम प्रकाश राजभर जाति गई, संजय निषाद जाति गई, अनुप्रिया पटेल जाति गई, पिछड़ा तो गया, बचा कौन? अखिलेश यादव। अब चलिए पी के बाद आता है डी। अब प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। वो बैठ के लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग रिजाइन देके घर चले गए, वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आवा तो हर पीडीएफ हम सही कर रहे थे। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हमसे मिलते रहते हैं। अब आ जाइए ये अल्पसंख्यक, 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। 4 बार में 1 बार तो बनाए होते। डिप्टी सीएम भी आपने नहीं बनाया। पुलिस की भर्ती करेंगे तब जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई देंगे, शेख सैयद पठान नहीं दिखाई देंगे। वो टेवते हैं कि आवा तक पीडीएफ उनका खाली नौवे भर यही देख लीजिएगा। जयंत चौधरी किधर जाएंगे, अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि जयंत भी 24 में एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में अच्छा असर है। पश्चिमी यूपी में एक कहावत है कि जिसके जाट उसके ठाट। पश्चिम की करीब 20 लोकसभा सीटों पर 17% जाट वोटर्स हैं, जो काफी मायने रखते हैं। अगर जयंत भी एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे में 2 बड़ी बातें हुई। पहला तो ये कि क्या पाकिस्तान की गलतफहमी एक बार फिर दूर हो गई कि मुस्लिम देश भारत से ज्यादा उसे तरजीह देंगे, और दूसरा ये कि पीओके में एक बहुत जबरदस्त सिग्नल गया। दुबई में जो तिरंगा लहराया उसकी शान पीओके तक महसूस हुई, और पीओके में मोदी की नाम की एक लहर फिर से दौड़ गई है। पाकिस्तान के जुल्मों से त्रस्त आए पीओके की आबादी को यह समझ आ गया कि इस्लाम के नाम पर उन्हें ठगा गया है, और उनके अच्छे दिन लाने का मादा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जब तिरंगे और मोदी के रंग में रंगी तो 2143 किलोमीटर दूर बैठे पीओके के लोगों की उम्मीदें जवान हो गईं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो दुबई 5वां बड़ा विजिट है उनका। हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। 75 सालों में हमें यही दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। मोदी जी इधर आओ, मोदी जी उधर आओ। इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उनके सीईओ जो है इंडिया का वो नरेंद्र मोदी। I can't imagine। इंडियन फ्लैग भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। फ्लैग भी नजर। इस तरह के नज़ारे देख के लगता है कि काश दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होते। कसम से यार। ये है मुजफ्फराबाद, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसी हिस्से की राजधानी है मुजफ्फराबाद। लोकेशन के हिसाब से देखें तो मुजफ्फराबाद एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ है।
एलओसी के दूसरी तरफ इसका पड़ोसी जिला पुंछ है और ये शहर श्रीनगर से सिर्फ 127 किलोमीटर दूर है। लेकिन बीच में एलओसी होने के चलते श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में जमीन और आसमान का फर्क है। इधर विकास तो उधर विनाश, इधर उम्मीद तो उधर मायूसी। इतनी ज्यादा इधर गुर्बत अभी नजर आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ चंद पैसों के लिए लोग यहाँ पर आके काफी देर तक बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इतनी गर्मी के। सुबह 7 बजे के आके बैठे हुए हैं। अच्छा। लेकिन कभी सिस्टम खराब, कभी क्या चीज, मसले मसाइल, किराए दे के आते हैं। और महंगाई का इतना जोर है कि हमें आटा बिल्कुल गाँव में से मिलता ही नहीं है। स्टोरों पे जाओ तो कहते हैं ही नहीं है, आटा भी नहीं, चीनी भी नहीं है। लोगों ने मतलब बताया तो मेरा दिल कांप उठा है कि यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो लोग कितना गुजारा कर रहे हैं। अवाम को भी जलील ना करें, अगर देना है किसी को अवाम को भी ना जलील करें, हमको भी ना जलील करें। सही बात है, अगर नहीं देना है तो इस महंगाई को कंट्रोल कर दें, किसी को भी ना दें। और जो गरीब अकदार लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप छोटी सी बच्ची को लेके आए हैं, ये बहुत छोटी है, इतनी गर्मी में क्यों इनको लेके आए हैं? पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने आए हैं। हम कहते हैं शारग, वो हमें कश्मीर चाहिए। इस कश्मीरियों को क्या मिल रहा है? मैं तो कहता हूँ ये कश्मीरियों को दे देना चाहिए, ठीक है। ये आजाद में मुकैन ना रात न पा रहे कश्मीर बनना, ठीक है। फौज मगदा पीओके के लोगों की इस मायूसी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का इनके साथ सौतेला बर्ताव। पाकिस्तान कश्मीर की जमीन तो चाहता है लेकिन यहाँ के लोगों को बोझ समझता है। इसीलिए इन लोगों को बिजली, पानी और रोजगार देने की बजाय सिर्फ इस्लामिक नारे और पूरे कश्मीर का ख्वाब देकर खामोश करा देता है। लेकिन पीओके के लोग अब इस चालबाजी को समझने लगे हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, वो दुबई 5वां बड़ा विजिट है उनका। हम मुस्लिम उम्मा करते हैं, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई साहब, आपकी हमें जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया है ना, वो सिर्फ सरा से गलत पढ़ाया गया हुआ है। उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसा मारा है, ऐसा मारेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस बोल रहे हैं ना, हमारे आदमी लोग, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ये कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। 75 सालों में हमें यही दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। क्या हमारा कश्मीर तरक्की करेगा आने वाले टाइम के अंदर या नहीं हो सकती? कुछ हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। नरेंद्र मोदी को हम यहाँ पर खड़े होकर 100 बातें बुरी कहते हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका ने बोला कि आपने रूस से तेल नहीं देना है, उन्होंने कहा मैंने लेना है, आपने जो करना है कर लो। इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज मेड इन इंडिया मिलेगी। अभी पीओके के लोगों को मोदी से उम्मीदें क्यों हैं? आज अमेरिका हो, फ्रांस हो, सऊदी अरब हो या यूएई जैसे मुस्लिम देश हों जिन्हें पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देता रहता है, ये सब भारत से खास रिश्ते रखना चाहते हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे और मोदी की तस्वीर देखकर पीओके के लोगों को ये एहसास हो चुका है कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड अब फेल हो चुका है और अगर उनकी हालत कोई सुधार सकता है तो सिर्फ मोदी और उनकी इकोनॉमी। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस वक्त शदीद बेरोजगारी है। 7 लाख नौजवान हमारा बेरोजगार है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने गुजरात की ब्रांडिंग की। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से हाल उन्होंने इंडिया की ब्रांडिंग की है। उनकी जेब पैदा होते हैं, हर दुकानदार कहता है वो जी इधर आओ, साड़ी दुकान जाओ, बादशाह है। देखो मोदी साहब बाजार से गुजर रहे हैं और दुकानों वाले पुकार रहे हैं, मोदी जी इधर आओ, मोदी जी उधर आओ। तो अभी अमेरिका गए थे, $80 बिलियन की शॉपिंग की है वहां उन्होंने, डिफेंस इक्विपमेंट ये वो, ठीक है ना। अब फ्रांस जा रहे हैं, वहां से इन्होंने वो राफेल के जो जहाज लिए थे, कुछ रह गए, कुछ अपग्रेड कराने। इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उनके सीईओ जो है इंडिया का, वो नरेंद्र मोदी है। पीओके में एक भी हाईवे नहीं है। पीओके में जीरो इन्वेस्टमेंट है। कुदरती खूबसूरती के बावजूद पीओके में पर्यटन की हालत खस्ता है।
इलाज के लिए कागजों में पीओके में 6 अस्पताल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में 2800 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उनमें से एक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, स्किम्स हॉस्पिटल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है स्किम्स श्रीनगर में। और वहीं अगर हम बात करें पीओके की कि वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी जब उन्हें इलाज कराना होता होगा, क्योंकि जो हमारे रियासत का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली पीओके में सिर्फ 23 अस्पताल हैं और उसमें से सिर्फ 6 जो हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। हमें ये भी पता चला है कि उनके अस्पतालों में हमेशा हॉस्पिटल बेड्स की कमी होती है, स्टाफ की कमी होती है। मुजफ्फराबाद के पहाड़ों से एलओसी के पार यानी जम्मू कश्मीर के गांव और बस्तियां साफ नजर आती हैं। ये वीडियो एलओसी के दूसरी तरफ यानी मुजफ्फराबाद से ही रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के तमाम हिस्सों से आने वाले सैलानी यहाँ खड़े होकर भारतीय कश्मीर को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं जब उन्हें गांवों में भी सड़कें, अस्पताल और तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है। तकरीब है इंडिया के। ये बिल्कुल हमारे सामने इंडिया है। I can't imagine। इंडियन फ्लैग भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। इंडियन फ्लैग भी नजर आ। ये बीच में बस दरिया है जो कि एक बाउंड्री है और दूसरी साइड में जो है इंडिया है। ये रहा इंडियन फ्लैग। यार औज़म, बहुत खूबसूरत है। इतनी खुशी हो रही है ना, मैं कह रही हूँ मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। स्पेशल यहाँ पे हमने गाड़ी रुकवाई है। अच्छा, सबसे पहले पीछे एक चौकी आई थी, वो मैंने देखा था, वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। इस तरह के नज़ारे देख के लगता है कि काश दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होते। कसम से यार। ये है एलओसी, बस इसको क्रॉस करके इंडिया तक पहुँचना होता है। और ये है दरिया, वो जबरदस्त। कसम से इनको देखकर मुंह से ऑटोमेटिक ही निकलता है सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत व्यू है। वो देखो इंडियन फ्लैग है। हाँ ठीक है यार, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ा हुआ है। देख रहे दूर से पहचान ली है हमने। हाँ। फसल देखे वाक़ लहरा रही है, देखिए क्या फसल वाक़ लहरा रही है। पाकिस्तानियों की हैरत की वजह यह है कि कुदरती खूबसूरती देखने के लिए जिन रास्तों से होकर वो पीओके तक पहुंचते हैं उन पर सड़कें ढूंढे नहीं मिलती। यहां पहुंचने पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, मतलब कि पर्यटन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही पीओके में ध्वस्त पड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम हम कश्मीर में एक बार फिर से मौजूद हैं, कश्मीर के मामलों पे नजर डालने आए हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताने आए हैं कि इस टाइम कश्मीर के अंदर सूरत हाल कैसी है। यकीन करें, हम जो है सिग्नल ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, कहीं से सिग्नल आ जाए, हम घर में कॉन्टेक्ट कर लें या घर में कोई पिक्चर जो है सेंड कर लें। कौन से कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट है? ऑफ कोर्स इंडिया वाले में। सर क्यों? वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही है और वो भी तो इंडिया के अंदर आते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पाकिस्तान चाहे तो इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं। इस मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान चाहे तो, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो। सर वही ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो चाहती क्यों नहीं है? 25 ईयर्स में हम डेप्रिशिएट हुए हैं, हम आगे नहीं गए। हम आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट ही होते जा रहे हैं। अभी हालात जो आप करंटली देख रहे हैं पाकिस्तान के जो है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, टूरिस्ट इतने ज्यादा आए थे सर, इतना ज्यादा कि पिछले साल रिकॉर्ड टूटा था उनके टूरिस्ट का। हमारे यहाँ पर बाहर से हमें एक भी फॉरेनर नहीं नजर आता जो आए। क्यों? आपका जो इमेज है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर सबको पता है कि यार ये लोग अगर इनके पास चलेगा तो इन्होंने मांगना शुरू कर देना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।